हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, आज हम हाजिर हैं क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, मैथ की है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के साथ। तो क्लास 10th 11th और 9th के लिए भी, जिसमें के लिए भी हो, वो काफी इंपॉर्टेंट ये आज की टॉपिक होगी। तो स्टूडेंट, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरी बातें कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण और उनको हल करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से हम आगे चलते जाएंगे। जैसे ही आगे चलेंगे तो प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जाएगी, तो हम एक कंप्लीटली इसमें सीरीज बनाएंगे। ठीक है, जिनको अच्छी तरीके से पढ़ना है द्विघात समीकरण, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें आने वाली जितनी सीरीज है उनको पूरा देखें, तो गारंटी कि आप द्विघात समीकरण के मास्टर हो जाएंगे, गारंटी है। लेकिन बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप पूरी वीडियो देखें तो बातें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएंगी। अगर आपको कोई नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना टॉपिक, द्विघात समीकरण। तो देखो, द्विघात समीकरण क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात, देखो यहां पर हमने लिखा हो, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं। द्विघात वाले समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। भाई तो बात आप कह रहे हो द्विघात समीकरण, बात समझो भाई। देखो द्विघात मतलब दो, ठीक, द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो, और घात का मतलब पावर है, डिग्री। अब ये जैसे मान लीजिए दो लिखा है, अब हम दो के ऊपर दो और लगा दें, ये चीज, ये मान लीजिए हमारे पास ये दो लिखा है, ठीक है, अब हम इस दो के ऊपर और एक दो और लगा दें, तीन लगा दें, चार लगा दें, या कोई भी नेचुरल नंबर, या हम कहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कुछ यहाँ पर नेचुरल नंबर लगा दें, और वो नेचुरल नंबर कौन होगा, एक, दो, तीन, चार, ये डाट डाट चलता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि दो की पावर आप कुछ भी लगा दो, जब ये दो के ऊपर, यानी ये दो भी क्या है, ये नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब के सब होती चली जाएंगी, वो सब के सब प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो अगर कोई प्राकृतिक संख्या है और उस प्राकृतिक संख्या के ऊपर कोई और प्राकृतिक संख्या आ जाए, तो उस ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इस संख्या को कहते हैं घात है, ये इसकी घात है। अब जैसे ये लिखा हुआ 5 लिखा हुआ मान लीजिए, और इस 5 के ऊपर लिखा हुआ इस तरीके से 3, तो इस जो 5 लिखा हुआ है उसके ऊपर जो 3 लिखा हुआ है वो उसकी घात हो गई। 5 की तो कितनी घात हो गई, जो 5 है उसकी घात कितनी होगी, 3 हो गई। ठीक है, तो जितनी गिनती है उस गिनती के ऊपर जितना नंबर लिखा हुआ है वही नंबर क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई द्विघात, घात किसको कहते हैं। तो देखो, अब हमारे पास, हम उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे जिस समीकरण में सबसे ज्यादा जो घात होगी वो 2 होगी। मैं लिखता हूं, लिखने से बातें ज्यादा क्लियर होंगी। देखो, द्विघात समीकरण, इसका जो मानक रूप होता है ना, यानी कि व्यापक रूप, जनरल फार्मूला जो इसका होता है, मानक रूप जो इसका होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0। अब ये a और b और c देखकर घबराना नहीं भाई, और x² और x को देखकर तो बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराना भाई। अगर मैथ में आप 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इस पूरे सीरीज को देखोगे ना तो कंप्लीटली मैं गारंटी देता हूं आपको द्विघात समीकरण में कोई टच नहीं कर पाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये कि पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अब देखो, ये मानक रूप लिखा हुआ द्विघात समीकरण का, ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा हुआ है। और एक बात बता दूं, ये मानक रूप क्या है, जितने भी द्विघात समीकरण बनेंगे, जितने भी बनेंगे, वो सबके सब इसी से बनेंगे, सबके सब इसी से बनेंगे। जी हाँ, सबके सब इसी से बनेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, ax² प्लस bx+c। आप ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज में सिर्फ लिखा हुआ, सिंपल नहीं भाई, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड के तरीके से, ये काफी ज्यादा मीनिंगफुल है ये इक्वेशन, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। देखो, a b c जो है, यहां पर a b और c, ये जो है ये वास्तविक संख्या है। ये क्या वो संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ऐसा नंबर, देखो वास्तविक संख्या
क्या बोलते हैं कि आप 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो। मतलब इतने टाइप भी, जितने भी इस तरीके के टाइप आते हैं, ये सब के सब वास्तविक संख्या आ जाएंगी। ठीक है, तो ए बी सी जो हमारे पास है ये वास्तविक संख्या है। लेकिन जब आप द्विघात समीकरण की बात करोगे ना, तब आपके लिए जो ए होगा वो 0 के बराबर आप नहीं रख सकते हैं। ये आप 0 के बराबर ए को कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप 0 के बराबर ए को रख देंगे तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। फिर आपका जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, bx + c हो जाएगा। तो जो कि क्या होगा, ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, ये देखो है। तो इसका मानक रूप ये है। ठीक है, अब इसकी पहचान हम देखते हैं कि पहचान क्या होती है। हमने तो जाना ए बी सी जो है कि यहाँ पर वास्तविक संख्या है, पहले इसको हम पहचाने देखें। पहचान देखिए इसकी, तो देखो कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसमें वेरिएबल की, आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है, बता दे रहा हूं आपको। वेरिएबल यानी कि वेरिएबल यहां पर होगा, जैसे x है, कुछ इक्वेशन में y भी दे देगा, कुछ इक्वेशन में p भी दे सकता है, कुछ इक्वेशन में r भी दे सकता है, s भी दे सकता है, a भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। यानी कि वेरिएबल आपको ध्यान में देने वाली बात है कि वेरिएबल दे देगा कुछ x² x कुछ भी दे देगा आपको, x y z कुछ भी दे देगा। तो इस तरीके से जो भी लिखा होगा x² ये सब के सब वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, चर। देखो आज पहली सीरीज है, इसको आप कंप्लीटली शुरू से देखें तो ये जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, काफी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चर क्या होते हैं, चर जिनका मान क्या हो, बदलता रहे, जिनका मान बदले। अब यहां पर सोचने वाली बात यार, ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसका मान बदल जाए, अचर जिसका ना बदले, है ना, यही तो होगा भाई, जिसका बदले जिसका ना बदले। तो चर उनको कहते हैं जिनका मान बदले, और अचर उनको कहते हैं जिनका मान ना बदले। तो अब यहां पर बात यह आती है कि चर कौन है, अचर कौन है। तो यहां पर जो चर होगा वो x होगा, और जो अचर है वो आपका a b c है। अभी भी बातें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रही होगी शायद, तो आप बात समझिए। x और x² जो बात समझिए आप, x और x² जो है वो कुछ भी नहीं है, वो एक तरीके का चर है। आपके मन में जो भी आए आप उसकी जगह रख सकते हो। ठीक है, x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, मैं भी कुछ भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a b c जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब मुझे बताइए, अगर आप a = 5 ले रहे हैं, ठीक, तो आप इस इक्वेशन को मान लीजिए, जो जनरल फार्मूला लिखा, मैं इस तरीके से इक्वेशन लिख देता हूं कि 5x² + 3x + 2 = 0। इस तरीके से मान लीजिए कि इक्वेशन लिखा, ये द्विघात समीकरण का ही नहीं है ये। क्योंकि देखो, जब भी द्विघात समीकरण या फिर कोई भी समीकरण आपको पहचानना हो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप वेरिएबल देखना, और वेरिएबल किसको कहते हैं, x की घात देखना सबसे पहले। अगर वो x में पूरा इक्वेशन है, पूरा समीकरण अगर x में है, तो सबसे पहले आप देखना x की सबसे ज्यादा घात किस पर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी घात 1 है और इसकी घात कितनी है, 2 है। तो x² की सबसे ज्यादा घात, यहाँ x की सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर जो 5 है वो a की जगह है, और जो 3 है वो b की जगह है, और जो 2 है वो c की जगह है। यही तो है ना। और ये सब आ कहां से रहे हैं, ये सब रियल नंबर आए हैं। a 5 3 3 2 ये सब के सब ये रियल नंबर है। तो जो हमारे पास x² है ना, अगर आप देखो, ये अब यहीं पर मैं आपको समझाने की बात ये कर रहा हूं कि चर और अचर क्या होते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। तो देखो, ये जो 5 है ना वो अचर में जाएगा आपका, ये 5 आपका, ये 3 आपका, ये 2, ये आपका अचर में जाएगा, और x और x² आपका ये चर में जाएगा। अब बात मुझे ये बताओ, आप 5 ले लो, ठीक है, और किसी भी दुनिया में जाओ यार भाई, कहीं भी जाओ, हिंदुस्तान छोड़कर कहीं भी चले जाओ, हिंदुस्तान में नहीं कहीं भी जाओ, आप 5 को दिखाओ और कहते भाई ये कितना है, तो क्या कहेगा, 5 ही कहेगा ना, कि 5 का मान बदल जाएगा कभी। 3 दिखाओगे तो कितना है, 3 ही तो है, कि 3 का मान बदल जाएगा। 2 है तो 2, पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाओ भाई, 2 तो 2 ही हमेशा रहेगा, कुछ और बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। आज नहीं, 10 साल बाद भी नहीं बदलेगा, 20 साल बाद भी नहीं बदलेगा। आप हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान, नेपाल, जहां भी जाना चाहो चले जाओ, लेकिन मान जो है वो 5 3 2 4 नेचुरल नंबर का मान कभी बदलेगा ही नहीं। कि बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये न बदले वाली चीज है, ये कांस्टेंट है, नियत है, ये नियत है, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं।
तो 5 3 2 ये सब के सब क्या है, ये नियत है। अब बात आती है कि एक्स स्क्वायर एक्स, ये चीज क्या है भाई, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्या है, ये असल में ये चर चीज है, ये वेरिएबल है। अब किसी को कहो अब हमारे पास लेकर के आओ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भाई हमने कहा एक्स भाई हम इसको अपने मन से 1 दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी और के पास ले जाओ, उन्होंने कहा भाई हम एक्स स्क्वायर को हम एक्स को हम 2 दे रहे हैं, आप कह रहे हम 3 दे रहे हैं, कोई कह रहा हम 1/2 दे रहे हैं, कोई कह रहा हम √3 दे रहे हैं। तो मतलब क्या है कि एक्स का कोई फिक्स मान नहीं है, एक्स का अपना कोई मान नहीं है, बात समझो मेरी, एक्स का कोई फिक्स मान नहीं है। आप बस इक्वेशन देखोगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एक्स को जो वैल्यू दे सकते हो दे दो, डिपेंड करता है भाई, आप एक्स की वैल्यू जो भी रखना चाहो रख दो, आपके ऊपर है। अब यहां पर 5x² + 3x, अब एक्स की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, आपके ऊपर भाई, उसमें क्या देने वाली बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रखते हो। तो ये क्या है, ये चर है, चर का मतलब ये इसका मान चलेगा बदलेगा, ये चलता रहेगा, मान इसका बदलता रहेगा, लेकिन अचर उसको कहेंगे जो ना बदलेगा। तो यहां पर चर और अचर तो समझ गए। अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमने यहां पर इक्वेशन लिखी हुई है, अब हम देखते हैं कि पहचान के लिए कि आप अभी तक जो पढ़े हैं क्या उसमें जान पा रहे हैं कि क्या नहीं जान पा रहे हैं, कि दो घात समीकरण कौन होगा कौन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि आप कितना अभी तक समझे, ठीक है। तो अभी पहला वाला जो है x² - 5x + 6, तो ये क्या बताइए, हमने 6 यहां पर लिखे हुए 6, तो अभी 6 में देख करके हमें बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, आप सोचकर बताइएगा कि कौन है कौन नहीं है। तो अब देखते हैं कि पहला वाला हम लेते हैं x² - 5x + 6। तो x² - 5x + 6 क्या हो सकता है, और इसका जो जनरल फार्मूला हमने यहां पर लिखा था ax² + bx + c = 0, ये हमारा इसका जनरल फार्मूला था, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अब देखते हैं कि a की जगह हमारा कितना 1, b की जगह हमारा -5 और c की जगह हमारा 6। तो मतलब ये सारे को सारे क्या कर रहा है, ये पूरा फॉलो कर रहा है, x की स्क्वायर है, x है = 0 है। इसका मतलब क्या, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये द्विघात समीकरण है। आगे चलो, x² - 5x³ - 5/2 x² + 2/4 x और +6 = 0, ये हमारे पास सेकंड वाला है। तो अब इस सेकंड वाले को देखो आप क्या पता चल रहा है, ये दो घात समीकरण है या नहीं है। ध्यान दो, x³ है -5/2 x² है +2/4 +6, ये क्या है। तो जब भी हमें द्विघात समीकरण देखनी होती है या समीकरण कितने घात का, तो हम क्या देखते हैं, हम x की घात देखते हैं। तो यहां पर x की घात 1, यहां पर x की घात 2, लेकिन तीसरा टर्म भी जुड़ गया मेरे भाई, यहां पर एक और टर्म जुड़ गया है, x की घात 3 हो गया। तो क्या ये दो घात समीकरण है कि ये 3 घात समीकरण, किस घात का समीकरण है, ये दो घात समीकरण नहीं है, ये दो घात का समीकरण नहीं है बल्कि त्रिघात का, क्योंकि यहां पर जो x की जो सबसे ज्यादा हाई घात है वो कितनी है, वो 3 है, इस वजह से ये दो घात समीकरण नहीं है। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा वाला हमारा क्या है, x² + 3x + 1। अब यहां पर तो ये दो घात समीकरण होना चाहिए ना, होगा, ये बात तो सही है, x² + 3x + 1, लेकिन हमारे पास जो जनरल फार्मूला वो क्या, ax² + bx + c = 0, लेकिन यहां पर 0 है ही नहीं, बराबर 0 भी नहीं है। और हाँ, एक बात ये भी, मैं इसको 0 के बराबर नहीं किया हूं, क्यों नहीं किया हूं, वही समझाने के लिए भाई कि आप पैटर्न पहले समझें, क्योंकि अगर आपको द्विघात समीकरण समझना है तो आपको पूरे तरीके से समझाने की मेरी पूरी कोशिश है कि पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करो, कहीं भी आपको डाउट ना हो। तो अब इसको देखकर आपको क्या लगता है, ये दो घात समीकरण है कि नहीं है, बताओ मुझे, x² + 3x + 1 ये है कि नहीं है। तो देखो, इससे तो मैच नहीं कर रहा, यहां तक तो पूरी मैचिंग इसकी है, x की जगह a की जगह 1 है, b की जगह 3 है, c की जगह 1 है, यहां तक तो पूरी मैचिंग है। बट यहां पर ये 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, ये दो घात समीकरण नहीं है। अब पूछने वाली बात यार, कैसे कैसे कि नहीं है, सारी चीजें फॉलो कर रहा है, कैसे नहीं है, तो बात समझो,
समीकरण और बहुपद का अंतर अगर जिनको पता होगा तो वो जान गए होंगे कि ये चीज द्विघात बहुपद है, बल्कि दो घात समीकरण नहीं है। क्या ये द्विघात बहुपद है? तो अब यही पर मैंने इसलिए लिखा ताकि आपके हर कंसेप्ट का जवाब दे दूं मैं आपको यहीं पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है ये द्विघात बहुपद है, ना कि समीकरण है। तो बहुपद और समीकरण में अंतर क्या हुआ सर? तो देखो ये चीज अगर कोई भी चीज इस तरीके से लाइन में लिखी हुई है, नेचुरल नंबर या वो क्या बोलते हैं कि वास्तविक संख्या, और क्या बोलते हैं कि कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, और वेरिएबल के साथ अगर कोई कुछ क्या बोलते हैं कि कोई आपके पास नंबर लिखी हुई है, अगर ये इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है, और वो 0 के बराबर नहीं है, आप ये ध्यान में रखिए, अगर वो इस तरीके से लिखी है और काफी लंबी तक लिखी हुई है, कहीं तक लिखी हुई उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है, बस ये सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद। ये बहुपद हो जाएगा। 1 2 3 इनमें कई पद हैं, ये बताता है कि इनमें कई पद है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने घात का बहुपद होगा? तो इसमें भी वही देखेंगे, एक्स की घात देखेंगे, तो एक्स की घात यहां पर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक, ये द्विघात बहुपद होगा। और समीकरण किसको कहेंगे? समीकरण उसको कहेंगे जिसमें दोनों पक्ष हो, इधर का भी इधर का भी। अगर देखो समीकरण उसको कहेंगे जिसमें दो पक्ष हो, इधर का भी हो इधर का भी, बीच में बराबर का साइन आना चाहिए। अगर बीच में बराबर का साइन आ गया, इधर कुछ भी है इधर कुछ भी है, तब तो वो समीकरण हो गया। लेकिन यहां पर देखो क्या था, यहां पर बस एक ही पक्ष था, सिंगल था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि बहुपद है। चौथा वाला देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस रूट इक्वल टू 0। सर देखो रूट में ना लिखा करो, सिंपल लिख दिया करो। क्यों भाई? ये दिक्कत है ना कि देख लिया रूट देख लिया, यार ये क्या चीज है, फिर मूड खराब करेगा मैथ। नहीं भाई, आप धीरे धीरे समझो यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो रूट 2 क्या है भाई? ये भी तो नंबर ही है, कुछ और है। रूट 2 क्या है? कार्डी में जो 2 है ये क्या है? ये भी तो एक तरीके का नंबर ही है। इसका खोलोगे तो कितना आता है? 1.414 लगभग आता है शायद, या 1.141 कुछ तरीके से आता है। तो ये रूट 2 की वैल्यू होती है, ये रूट 2 की वैल्यू इतनी होती है। तो ये क्या एक तरीके का नंबर ही तो है, ये एक तरीके का क्या है? नंबर ही तो है। और हमने क्या कहा था? ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या सब के सब है। यहां पर बटे में देखिए 5/2, 2/4, ये सब के सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्या है। -1, -4, √2, ये सारी चीजें मैंने इसीलिए लिखी ताकि आपको ये क्या हो जाए कि समझ में आ जाए कि द्विघात समीकरण में क्या क्या हो सकता है। तो √2, √3 इसको देखने के बाद ये मत कह देना कि नहीं लो ये तो द्विघात समीकरण नहीं, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो √2 है ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसकी देखो, आप जब 11th में जाएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा वास्तविक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर बताया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो काफी टफ होता है। उसके बाद से तब आप नंबर के बारे में खेलेंगे तो वो अलग मैटर है, बट यहां पर हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या ये है, ठीक। तो ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखो इसको फॉलो करना ही नहीं कर रहा। ए की जगह 1, बी की जगह √2, सी की जगह √2 इक्वल टू 0 फॉलो कर रहा है, ये द्विघात समीकरण है। चौथा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? भाई देखकर आप खुद बता दे रहे हो कि x की यहां पर 3 घात है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और यहां पर √14x प्लस x की क्यूब प्लस √6 इक्वल टू 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? आपको रूट से कोई मतलब ही नहीं है, आपको बटे से कोई मतलब ही नहीं है, आपको 5, 4, 3, 2 से कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है x से। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है x से, x की स्क्वायर, x की क्यूब से मतलब है। हाँ क्यों? तब तो एक मिनट, आपको x की 3 घात तक तो जाना ही नहीं, जाना ही नहीं है आपको, x की 3 घात तक आपको जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर तक जाना है।
तो यहाँ पर √14x इंटू प्लस एक्स की क्यूब लिखा हुआ है। तो भाई जब क्यूब आ गया यार, यहाँ जो 3 घात उसको हम क्यूब बोलते हैं, घन x का घन आ गया प्लस √6। हमें तो सिर्फ और सिर्फ बाउंडेशन लगा दी गई है एक्स स्क्वायर की। आप 3 लेकर के चले आप तो कहां से 2 घात समीकरण होगा नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 घात समीकरण क्या थी? पहचान थी। कुछ इस तरीके से हमने पहचाना। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण को किस तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम जो हमारे पास लिखी हुई है, इनको हल करके हमें कुछ वैल्यू भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। जब हमारे पास प्रॉब्लम है तो उनका हमें सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? हम द्विघात समीकरण का हल करेंगे, वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हम हल करेंगे। तो बस आपको थोड़ी सी बात कर रहा हूं कि गुणनखंड ये ऐसी विधि है कि हम पहले गुणा करेंगे फिर उसका हम खंड करेंगे। ये बात ध्यान में देने वाली बात है। शुरुआत में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि पहले हम इसका गुणा करेंगे फिर उसका हम क्या करेंगे? खंड, मतलब तोड़ देंगे। बस ये ध्यान देना। फिर सोचने वाली बात यार, किसका गुणा करेंगे किसका तोड़ेंगे? तो अभी जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको बातें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन लिए, चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हमें अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और हाँ, ये भी सोचने वाली बात यार, सॉल्व करेंगे क्या? हम सॉल्व करने के बाद, इनको हल करने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू क्या रखे कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए। बस यही हमें पता करना है। यहाँ x की हम वैल्यू क्या रखें, हम यहाँ x की वैल्यू क्या रखें, यहाँ x की वैल्यू क्या रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका हम हल निकालेंगे। ये हमारे पास सिंपल जो है कि गुणनखंड विधि से ये सब के सब हो जाएंगे। जब हम गुणनखंड विधि पढ़ लेंगे तब मैं आपको वहां पर एक प्रॉब्लम बताऊंगा कि जो ऐसा इक्वेशन आएगा जो कि गुणनखंड विधि से नहीं होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे? नया इक्वेशन, नया फार्मूला लगेगा। तो मैथ में यही होता है कि आप एक क्या बोलते हैं कि आपने एक ट्री फॉलो किया तो वहां तक कुछ सॉल्व होगा, उसके बाद एक प्रॉब्लम आई, उसके लिए हमने नया फार्मूला लगाया, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर एक नया दिक्कत आई, उसके लिए क्या नहीं किया? नया लाया। तो बहरहाल हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। क्या हमारे पास 5x - 5 और x + 5 = 55। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसको हम क्या करते हैं कि हमें इसको द्विघात समीकरण बनाना है, जबकि ये द्विघात समीकरण में अभी है नहीं। ये खंड, ये खुद ही अपने आप खंड टूटा हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, करो। तो 5x² - 25 और यहां से इसको क्या करेंगे? x + 5 = 55। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ओहो, 5x होगा यहाँ ना, x² नहीं होगा, ये 5x होगा -25 x + 5। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 5 5 का मतलब 5x²। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 25x माइनस यहां से 25x और यहां से 125 = 55। इतना मिलेगा नहीं मिलेगा? इसका हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 5x², फिर इसका हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 25x, फिर हमने इस -25x का x में मल्टीप्लाई किया तो -25x, फिर -25 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो -125 आया और इक्वल टू हमारे पास 55 है। अब कुछ दिख रहा है? 25x - 25x कैंसल आउट। ठीक, ये तो यार अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा यहाँ पर। तो ये तो मान लो सिंपल था, ये तो सिंपल एक हिसाब से था। 5x² - 125 = 55। अब इस जो 125 है उसको उधर ले जाए, क्योंकि इस 125 में x तो है नहीं। अगर x होता तब हम इसको क्या कर देंगे? गुणनखंड करते, बट यहाँ पर सिर्फ x² है और यहाँ पर x नहीं है, इस वजह से 125 को हम उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 5x² = 55 प्लस 125 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5x² ये जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 5 10 और 180। ठीक, ये इतना होगा। अब
एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 180/5। ये 5 जो हमारा नीचे चला जाएगा, तब इसको काटो कितना आएगा, काटेंगे 5 3 15 और यहां पर बचेगा 30, तो 5 6 30, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 36। तो अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर जो आ गया 36, तो एक्स का जो हम क्या करते हैं कि अब इसको क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल ले लो दोनों तरफ। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 36 का रूट। ठीक, ये हमारे पास आएगा। तो ये रूट इससे इसे कैंसल आउट हो जाएगा। इसका जो हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमारे पास होगा एक्स का रूट इज इक्वल टू ये 6 और इसका स्क्वायर का रूट। तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा x इज इक्वल टू 6 और प्लस माइनस 6 के साथ आएगा। जब रूट से निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों निकलेगा, दो मूल निकलेंगे यहां से। x इज इक्वल टू हमारे पास एक होगा +6 और एक होगा हमारे पास -6। ये कंप्लीटली x की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे पास x की जो कंप्लीटली वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू +6 और x इज इक्वल टू -6। देखो दो घात समीकरण है, देखो दो घात, जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने मूल होंगे, उसकी उतनी जड़ होगी। कोई भी समीकरण है अगर वो एक घात का है तो उसमें x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगी। अगर वो समीकरण दो घात का है तो उसमें x की वैल्यू 2 मिलेगी जब आप हल करोगे। अगर x 3 घात का समीकरण है तो x की 3 मूल मिलेंगी, x की 3 वैल्यू मिलेगी। जितने घात का समीकरण होगा x की उतनी वैल्यू मिलेगी। तो आप समझ लेना कि वो आपका सॉल्व जो आपने किया है वो सही है। अब यहां पर देखो हमारे पास आया x इज इक्वल टू +6 और -6। अगर कुछ लोगों को यहां पर दिक्कत हो रही है कि एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, यहां पर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6 स्क्वायर, ये कैसे आ गया, x इज इक्वल टू +6 और -6, यहां पर x कहां पर चला, एक्स स्क्वायर कहां चला गया। तो अगर ये किसी को कहीं दिक्कत है तो इसको मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अगर ये किसी को कहीं दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत तो कोई बात नहीं, इसको मैं बहरहाल इसको लास्ट में एकदम बता दूंगा, अगर टाइम मिला तो इसको लास्ट में बता दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था ए वाला, उसको हमने यहां पर देखा। तो देखने के बाद हमें सोचने वाली बात थी इसको गुणनखंड कर ले, लेकिन ये तो ऑलरेडी गुणनखंड किया हुआ था। तो हमने क्या कहा, लेकिन यहाँ पर ये कुछ 3 5 करके रखा हुआ, तो इसलिए हमने क्या कहा कि आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहां से आसानी से 25 कट गया, फिर बचा हमारे पास 125 और 55, जो कि दोनों रियल नंबर है, उधर भेज दिया, दोनों ये जाकर के प्लस हो गया। फिर ये 180 हो गया और यहाँ 5 अकेला था जिसको हमने भेज दिया इसके नीचे। तो अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 180/5 कट गया, हमारे पास आ गया 36। तो 36 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आता है +-6। ये इस तरीके से पहला वाला हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं बी पर। तो फ्रेंड्स अब बी वाला देखते हैं कि बी वाला हमारे पास क्या हुआ कि 6 + x - 2x का स्क्वायर। अब ये देखो हमारे पास ये दो घात का समीकरण है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो पहले समझ लो कि गुणनखंड विधि होती क्या है। गुणनखंड में हमें पहले करना है गुणन। यहां पर देखो मैंने बताया पहले आपको करना है गुणन, फिर करना आपको खंड, दो पार्ट आपको करना है। पहले तो करना आपको गुणन, पहले आपको गुणा करना, फिर आपको करना है खंड, तोड़ना है। तो गुणन करेंगे किसका सर, तो देखो गुणन आपको, देखो आपको इसका जो मानक समीकरण था वो आपको ये था, ठीक है। मानक समीकरण ये था, तो आपको जो गुणा करना है ना वो इन दोनों का गुणा करना है। समझो बात को, इन दोनों का गुणा करना है और बीच में जो b बचा है इसी का करना है खंड। इसका करना है हमें खंड। ये बात आप ध्यान में बैठा लो। a और b का हमें, a और c का हमें करना है गुणा और b का हमें करना है खंड। हमें एक्स स्क्वायर और x से कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब है a b c से मतलब है, ठीक है। तो ध्यान में बैठा लो कि हमें करना है सिर्फ और सिर्फ a और c का आपस में गुणा करना है और फिर b का खंड करना है। वो कैसे करना है देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो अब यहां पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को गुणा कर ले। तो एक्स स्क्वायर है
तो एक्स स्क्वायर जो हमारे पास दो तरीके लिखा हुआ इक्वेशन, इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस 2x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इस तरीके से मेरे में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना है a और c का गुणा। तो आपके पास a कितना है -2 और c कितना है 6, तो क्या हो जाएगा -12। यही तो होगा ना, -12 होगा। और आपके पास जो x जो बीच में जो b है वो कितना है, वो कितना है? अगर आप इसको a x² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको -2, b की वैल्यू मिलेगी आपको कुछ नहीं है तो 1 है ना, c की वैल्यू मिलेगी आपको 6। तो a और c का आपको मल्टीप्लाई करना था, तो आपने किया कि इसका और इसका आपको गुणा करना है, तो -2 और 6 का आपस में क्या करोगे, गुणा कर दोगे। तो गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, -12 मिला। अब इस जो x की जो गुणांक है, जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक यहां पर कुछ नहीं तो भाई गुणा 1 तो मान ही सकते हो। क्या कह रहे हो? अगर कोई चीज तरीके से लिखी हुई है x 5 कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका कुछ नहीं तो कुछ कम से कम 1 तो उसका गुणा है साथ में, और उसकी एक घात है, और उसका एक आप में क्या है, उसका एक बटे में है। ये 3 चीज तो कंफर्म है कि उसकी अपनी एक घात है, उसका 1 से गुणा है और उसका 1 से भाग है। ठीक है, ये बात समझ लो। तो -2 इंटू 6 इक्वल टू -12। अब हमें क्या करना है कि हमें इस 12 को जो हमने किया गुणा करने पर हमें 12 आया, लेकिन हमें खंड करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी पहला ये किया गुणन किया, अब हमें करना है खंड। अब खंड किसका करना है? खंड इसी 12 का करना है भाई, हमें खंड इसी 12 का करना है। तो 12 का करने के लिए हमें 2 कोई नंबर चाहिए तभी तो खंड होगा। तो अब उस 2 नंबर को हमें सोचना है अपने से कि 2 नंबर हम लाएं कि उन दोनों नंबरों को हम गुणा कर दें तो हमें 12 मिल जाए, और अगर हम उन्हें जोड़ें या घटाएं, खंड का मतलब यही तो होगा भैया, तो जोड़ दे तो घटा दो, या हम उन दोनों नंबरों को जोड़ें या घटाएं तो हमें x का गुणांक मिल जाए। क्या मिल जाए? x का गुणांक मिल जाए। तो यहां पर x का गुणांक कितना है? 1 है। यहां पर x का गुणांक कितना है? 1। यहां पर 1 है। तो अब सोचने वाली बात यहां पर यह है कि हम 2 नंबर ऐसे लें कि जिनका हम गुणा कर दे तो हमें 12 मिल जाए, और उन दोनों नंबरों को या तो हम जोड़ दें या घटा दें तो हमें 1 मिल जाए। तो अब ऐसी नंबर क्या होगी भाई? ऐसी नंबर क्या होगी? आप अगर 5 ले लो या अगर 6 ले लो और 2 ले लो तो क्या होगा? 6 दूनी 12, तो 6 को और 2 से घटाओ कितना आएगा? 4 आएगा। अगर जोड़ो तो 6 दूनी 8 हो जाएगा। तब भी ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें लाना है कितना? 1 लाना है। सोचो क्या होगा? शायद इसका होगा, मेरे सामने से देखो मैं बताता हूं क्या होना चाहिए। गुणा करो कि आपके पास क्या होगा, 6 को आपने 2 से किया 12 होगा, और काम आए तो कितना आएगा? और तो कुछ नहीं। आप अगर 4 को 3 से अगर गुणा कर दे तो कितना आ रहा है? 4 को आप अगर 3 से गुणा करो, 4 को 3 से गुणा करो कितना आएगा? 12। और 4 को अगर आप 3 से घटा दो कितना आ जाएगा? 1। क्या बात है भाई, 4 को आप 3 से अगर गुणा कर दो तो 12 हो जा रहा है। पहली कंडीशन, आप 4 को 3 से घटा दे रहे हो तो 1 आ जा रही है। दूसरी कंडीशन मतलब क्या? हमें ये दोनों नंबर मिल गए, 4 और 3 मिल गए हैं। तो इन्हीं 4 और 3 को हम क्या करेंगे? अब इस्तेमाल करेंगे, और वो कैसे करेंगे देखते रहो। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखो गुणा करने पर 12 आया था, -12 लाना था। तो देखो अब इसको हम इस तरीके से ही लिखेंगे, -2x² प्लस ये इस तरीके से रहेगा। अब इस 1 को जो है ना, इस 1 को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो उसको तोड़ेंगे हम इस तरीके से, 4 - 3 इंटू में x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल है, सही है गलत है? बताओ क्या होगा? जगह मिल जाएगी यार इस तरीके से। इस 1 को अब देखो, इस समीकरण में कुछ दिक्कत हुई है क्या? नहीं हुई है। आप इस 4 को अगर 3 से घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो सेम टू सेम वही तो क्वेश्चन, वही तो इक्वेशन है। हमने इस समीकरण में कोई काम किया है? जी नहीं, कुछ भी नहीं किया। समीकरण वैसे का वैसा ही, बस इसको हमने कुछ गुणा करके आपस में सोचा, फिर घटाया, फिर गुणा किया, खंड किया, फिर हमारे समझ में आया
कि ऐसा अगर कर दे तो इस समीकरण में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा काम भी चल जाएगा, हमारा काम भी चल जाएगा। आप इसको देखो, माइनस टू एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 घटाओ 1 1 6, तो क्या होगा? अब क्या करोगे, ये माइनस 2x² अब x का इसमें गुणा करो तो 4x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको जो तोड़ने में है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पर है, तोड़ने वाली बात है। आप क्वेश्चन भी कर सकते थे कि यहां पर आपने 4 माइनस 3 ही क्यों लिया, 3 माइनस 4 भी कर देते थे तब भी 1 आ जाता, गुणा करते तब भी -12 आता, लेकिन आपने 4 माइनस 3 ही क्यों किया? तो बात समझो भाई, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है +1। तो जब आप 4 से 3 को घटाएंगे तब आपके पास आएगा +1, लेकिन अगर आपने -4 + 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पर x का गुणांक कितना है, 1 है, इस वजह से ये आपको ये करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? और एक बात, हमारे पास गुणा करने पर हमें 12 मिलना चाहिए, तो भाई 4 और इंटू -3 को अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, -12 ही तो आएगा। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब 2x², अब यहां से देखो, अब याद क्या करो, यहां से आप x कॉमन कर लो, इन दोनों से और इन दोनों को आप दो पार्ट में तोड़ो, तो इसमें और इसमें क्या दिख रहा है, एक जैसा कौन दिख रहा है भाई, x दिख रहा है, x दिख रहा है, तुरंत बाहर करो इनको, चल बेटा आजा बाहर आजा तू। और एक चीज आ रही है भाई, यहां पर एक चीज और आ रही है यार, यहां पर एक चीज आ रही है 2, यहां पर आ रही 2, यहां पर 4, तो यहां पर क्या आ रही है, 2 आ रही है। और अगर हम 2 को और कॉमन कर लें तो हमारे पास मिलेगा क्या, यहां पर 2 और x² से x हमने कॉमन कर लिया, तो हमारे पास बचा क्या, x माइनस के साथ और प्लस, और यहां पर से हमने क्या x कॉमन कर लिया, बचा क्या 4, तो 4 से हमने क्या कॉमन किया, 2 कॉमन किया, तो बचा क्या 2, इतना बचेगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो मैं इसको समझा देता हूं, एक बार समझाऊंगा फिर नहीं समझाऊंगा। 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, गुणे x, इस तरीके से लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, और प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, यहां से 2 निकल गया, यहां से 2 निकल गया, यहां से x निकल गया, तो हमने ये तो निकाला है। फिर हमारे पास कितना बच रहा है, यहां पर सिर्फ x बच रहा है, यहां पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, या माइनस के साथ, बस यही तो क्या है हमने। हम क्या करेंगे, यहां से हम +3 को क्या करें, कॉमन कर दे रहे हैं। अब यहां से हम +3 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -x, और यहां से प्लस, और 3 से जब हम 6 से जब हम 3 को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, कॉमन का मतलब भाग देना, 6 को हम 3 से भाग दे दो कितना आ जाएगा, 2, कितना आया 2 = 0। कॉमन का मतलब भाग देना, ये 2x² + 4x है, इसको अगर कॉमन कर, इसको अगर भाग दो अलग अलग, 2x से x से 2, और इसको काटो तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x, तो क्या बचेगा x + 2, अगर यहां माइनस तो यहां माइनस, तो कॉमन का मतलब भाग देना से है, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद -x + 2, अब देखो इस पूरी लाइन में कॉमन है, इस पूरी लाइन में क्या आपको दिख रहा है, -x + 2 और -x + 2 से अगर हम पूरे लाइन में भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो मतलब क्या हम इनको कॉमन कर सकते हैं, कॉमन का मतलब भाग देना, इनको हम बाहर कर सकते हैं भाई, -x + 2, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचा है 2x प्लस ये बचा है 3 और = 0। अब क्या हुआ भाई, हमने इतने जटिल को इस तरीके से हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, इसी तोड़ने को कहते हैं गुणनखंड। हमने क्या किया, इसका गुणनखंड कर दिया, गुणा करने के बाद इसका खंड कर दिया, तोड़ दिया। अब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये 2 घात समीकरण है, तो 2 घात समीकरण है तो 2 वैल्यू, तो इसकी x की मिलनी ही है। एक बार -x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो अब क्या होगा, x की वैल्यू उधर रखो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 ये होगा। अब यहां से माइनस माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो x की कंप्लीटली वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास 2। क्या ख्याल है, x को उधर ले जाओ तो क्या मिलेगी, x की वैल्यू 2, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू आपके पास है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली, इसको पहले आपने 0 के बराबर किया तो आपके पास x की वैल्यू 2 मिल गई। फिर आप 2x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल करो तो क्या होगा 2x, अब इस 3 को उधर ले जाओ तो -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3/2, ये भी x की वैल्यू आ गई। तो अब पूरी जो x की जो कंप्लीटली वैल्यू आएगी, x बराबर जब आप लिखोगे गुणनखंड करने के बाद x इज इक्वल टू 2 कामा 3/2, ये क्या है, इस समीकरण का गुणनखंड है, इस समीकरण का गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब क्या है भाई, ये x की वैल्यू क्या, गुणनखंड का मतलब ये मेरे भाई कि अगर आप इस समीकरण में 2 रख दोगे तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। अगर x की जगह आप 3/2 रख दोगे तब भी ये समीकरण 0 हो जाएगा। करके शायद देख लो, x की जगह अगर आप 2 रख दो तो यहां से आप रखोगे 2 तो 6 2 8 हो जाएगा, और यहां पर रखोगे 2 तो 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, 4 का 2 से गुणा करो कितना 8, तो 8 मतलब 8 0। अब 3/2 रख के देख लो, यहां पर 3/2 रखोगे 3/2 प्लस 6, और यहां पर देखो तो करके देख लेना, ये सब के सब उतने ही आएंगे, जितने घात का समीकरण उतनी ही उसकी वैल्यू, और उन सारी वैल्यू को अगर रखोगे आप अलग अलग करके तो वो समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब वो समीकरण संतुष्ट होगा, ठीक है। तो ये बी वाला हमने हल किया। अब देखते हैं हम सी वाली की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये गुणनखंड विधि जो द्विघात समीकरण का हम कर रहे हैं, गुणनखंड विधि द्वारा जो हम हल कर रहे हैं, उनमें हमारा ये पैटर्न नंबर 3 है। पहला पैटर्न इस तरीके से हमने लिया, सेकंड पैटर्न इस तरीके से लिया, और थर्ड पैटर्न इस तरीके से लिया, और फोर्थ वाला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो ये जो हम ये बता रहे हैं, ये पैटर्न है कि इक्वेशन जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, जो समीकरण आएगा, वो इस टाइप से आ सकता है, बस इसी टाइप से आएगा और कोई अलग तरीके से नहीं आएगा, इसी तरीके से आएगा। और उनको हल करने जो अलग अलग तरीका है, मैंने पहला और दूसरा बता दिया। अब तीसरा देखते हो क्या होगा। तीसरे में क्या करना है, ये भी दो घात समीकरण ही है, लेकिन वो तुल करके लिखा हुआ है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। पहले इसका आप एलसीएम लो इधर से, तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3/x इज इक्वल टू 1/2। क्या ख्याल, इतना आएगा x स्क्वायर माइनस 3/x इज इक्वल टू 1/2। तो अब इसको देखो क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू x, इतना होगा, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। इस x को इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये इस फॉर्मेट में बन गया। अब हमारा इसको जब भी दो घात समीकरण को हल करना हो ना गुणनखंड विधि से, इसको इस कंडीशन में लाने की कोशिश किया करो। जब इस तरीके से आ जाएगा आपको आसानी से हल कर ले जाओगे। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है, c की वैल्यू कितनी -6 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है। फिर वही काम करो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -12, और इस -1 को आपको क्या करना है, तोड़ना है। फिर वही गिनती सोचो, तो ये तो पहली की तरह शायद आ गया, मुझे लगता है दूसरे वाले कितना आ गया कि 2 और 6 का गुणा करो तो -12, और जोड़ने और घटाने पर -1 आनी चाहिए। फिर वही गिनती लो कि 4 और 3, अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 - 3 करोगे तो 1 आ जाएगा, इसीलिए आपको 4 माइनस के बजाय -4 + 3 करोगे तो यहाँ पर -1 आएगा, तो -4 × 3 बराबर -12। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अब इसको हल करके देखोगे।
सो स्टूडेंट अब देखो क्या कर सकते हैं हम, 2x² माइनस, तो ऐसे ही रखो यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि हमें यहाँ पर माइनस लाना है, तो माइनस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -4 और +3 और x, यहाँ पर -6 = 0। ये इतना आएगा नहीं आएगा, इसको आप प्लस करो तभी तो ठीक होगा। क्या होगा, अब इस इक्वेशन को देखो, 2x² इस तरीके से है, +-4 +3 × x - 6 = 0। ये इक्वेशन इस तरीके से है कि नहीं है, संतुष्ट है कि नहीं, जी है, बिल्कुल है भाई। -4 और +3 करोगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, तो इस तरीके से कंप्लीटली हो जाएगा। अब क्या करो, इसका x को इसमें यहां पर गुणा करो, ठीक है, पहले तोड़ो फिर x का गुणा करो, फिर उसके बाद से x आप कॉमन ले लो। कॉमन करने के बाद आपके पास दो अलग अलग ग्रुप बनेंगे, उन दोनों ग्रुपों को अलग अलग करके 0 के बराबर करो, तो वहां से आपको x की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना ही करना, x का यहां पर मल्टीप्लाई करो, तो 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। क्या इतना होगा? अब यहां देखो आगे, अब यहां से देखो आगे, यहां से 2x² - 4x, तो फिर वही हम क्या करेंगे, हम 2x कॉमन करेंगे, हमारे पास बचेगा क्या, x - 2 और प्लस, फिर हम क्या कॉमन करेंगे यहां से 3x - 2 = 0। इतना होगा नहीं होगा, यहां से 3 कॉमन किया, यहां से 2x कॉमन किया, फिर ऑलरेडी पूरे से हमें क्या कॉमन करना पड़ेगा, x - 2 कॉमन करना पड़ेगा और 2x + 3 कॉमन करना पड़ेगा, जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो x - 2 = 0 अलग करेंगे और 2x + 3 को अलग 0 करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू यहां से -3/2 आ जाएगी। तो कंप्लीटली जो हमारे पास जो x का गुणनखंड आएगा वो 2 और -3/2 आएगा। बस ये हमारे पास आएगा इस समीकरण C वाले का कंप्लीटली गुणनखंड करने के बाद ये आएगा। सो स्टूडेंट अब देखते हैं हम डी वाला काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रूट में है। अभी तक हमने ए बी सी देखा, यहाँ पर 3 पैटर्न हमने देख लिए और चौथा पैटर्न अब हम देखते हैं क्या करना है। सिंपल सी बात ये देख रहे हैं कि ये ax² + by + c में है कि नहीं है। यहां पर x की जगह अब y दे दिया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। वेरिएबल हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, r भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, आपकी मर्जी, जो भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये वेरिएबल जो इसका मान बदलेगा। तो यहां पर इसका जो गुणांक है कितना, 1 है। तो अब इस 1 का और 3 का आपको मल्टीप्लाई करेंगे, आप कितना आएगा, 3 आएगा। इसको 1 को और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 × 3। अब आपको खंड किसका करना है, खंड इसका करना है भैया, 2√3 का आपको खंड करना है। तो अब सोचने वाली बात है यार कि हमें ऐसे 2 नंबर लेनी है कि जिनका हम गुणा करें 3 आए और जोड़ दे तो 2√3 आ जाए। ये बात सोचने वाली। अभी तक तो आसान था कि गुणा करो 12 आ जाए, जोड़ो घटाओ 1 आ जाए, 4 - 3 कर दिए, 4 + 3 कर दिए, ये कर दिए। लेकिन अब यहां पर सोचने वाली बात, यार गुणा करें तो 3 आए और जोड़े और घटाए तो √3 आए, तो ऐसी क्या बात है। तो सोचो यहां पर कह रहा है √3 आए, वो भी 2√3। तो यहां पर अगर आप ये करो 2√3 को आप तोड़ो तो क्या कर सकते हो, √3 + √3 इतना लिख सकते हो इसको। सोचो बात को कि √3 जो आपके पास है इसको कितना लिख सकते हो, इस √3 को √2 को हमने क्या किया, तोड़ दिया है कि √3 + √3, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 2√3 होगा। इसको ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना। तो इसको एकदम गुणा करके देखो एक बार यहां पर। अब इसको क्या करो, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। मतलब हमें क्या मिल गया, गुणनखंड मिल गया, गुणनखंड हमें मिल गया क्या, √3 और √3। तो देखो क्या कर दिया, तो y² तो इस तरीके से रहेगा। अब 2√3 को हम क्या तोड़ रहे हैं, √3 + √3 और y + 3 = 0, इस तरीके से हो जाएगा।
ठीक, अब y का इसमें गुणा करो, फिर वही कहानी, √3y प्लस √3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या करो, इनमें से और इनमें से अलग अलग कॉमन करो, इनमें से y कॉमन होगा तो y प्लस √3 और यहां से √3 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा y प्लस √3, क्योंकि देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो उनको रूट करके लिख सकते हो। तभी मैं इसको बताऊंगा कि आखिरी में रूट होता क्या है बराबर 0। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे कि रूट प्लस y प्लस √3 इतना और इतना, ये दोनों कॉमन है पूरी लाइन में, और प्लस y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट पर यहां पर आते हैं कि y प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और सेकंड वाला भी वही है, तो इसी को हम हल कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस √3, y इज इक्वल टू माइनस √3। इसको यहां पर हल कर दे यार, एक मिनट, यहां पर इसको देखो क्या होगा, y प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस √3 और दूसरा वाला भी वही है, तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस √3। तो y की जो कंप्लीटली मिलेगी ना √3 और कामा √3, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ और सिर्फ √3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका मूल दोनों जो आपका जो x की वैल्यू है वो दोनों सेम आई। हाँ हो सकता है भाई कि x की दोनों वैल्यू सेम हो, उसमें नहीं दिक्कत है, लेकिन आया तो दो ही है ना, √3 दो आया है, सेम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा चौथा नंबर का, कुछ कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सोचने वाली बस यहीं पर बात थी कि 2√3 को, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा सोचा कि अगर √3 को हम जोड़ते हैं तो 2√3 होता है और उनका गुणा करते 3 हो जाता है, तो कंप्लीटली आसानी से हमारा हल हो गया। तो यही है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आई। अब एक बात मैं और यहां पर बता देना चाहता हूं कि रूट का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी बात है। तो देखो रूट का मतलब क्या, अभी हमने क्या लिखा था, 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 लिखा था, इसका मतलब क्या है, ये रूट, इसको हमने 3 को किस तरीके इस फॉर्म में लिख दिया। आखिर ये जो लिखा हुआ है रूट, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास इसको हम बोलते हैं रूट, करड़ी बोलते हैं रूट। इसका मतलब जानते हो क्या है, ये बताता है कि घात 1/2 है। इसका मतलब ये बताता है कि घात 1/2 है, तो घात 1/2 है। यहां पर देखो 3 लिखा है, इसकी कुछ नहीं तो घात 1 है, कम से कम 1 घात इसकी है, लेकिन यहां पर लिख दिया कि इसका मतलब ये है कि 3 की घात 1/2 है। तो देखो 3 की घात 1 है और 3 की 1/2 घात यहां पर हो गई, और गुणे में 3 की घात 1/2। अब इन दोनों को आप जब गुणा करोगे आपस में, तो 3 की घात क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2 को घात का जब भी नंबर का गुणा करोगे तो घात क्या होती है, जुड़ती है। घात क्या होती, जुड़ती है। तो अब इस 1/2 को आप यहीं पर हल कर लो, 1/2 घात क्या करोगे 1 होगा, तो 3 की घात क्या आ जाएगी 1, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, रूट का मतलब यही होता है कि उसकी घात 1/2 है। तो बस यही था आज का लेक्चर हमारा कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण। स्टूडेंट अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है, तो अब इसका आप किस तरीके से करेंगे ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप 2 का गुणा आपस में 2 में करें, 2 का 1 में गुणा करें 2 आ जाएगा, और 2 को तो आप तोड़ नहीं सकते, इसका जो मध्य भाग है 2, अब इसको तोड़ नहीं सकते। अब यहां पर जो गुणनखंड विधि है यहां पर फेल हो जाती है। इस इक्वेशन को हल करने के लिए ये गुणनखंड विधि यहां पर फेल हो जाती है। तो जब ये गुणनखंड विधि फेल हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि हम रुकेंगे, नहीं रुकेंगे तो नहीं भाई। अब इसको हल करने के लिए हमें एक नए फार्मूले की जरूरत होगी, जो कि हम पढ़ेंगे उसको नए सेक्शन के अंदर। तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। ये हमारे पास एक
आने वाला कल की तरीके से होगा और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हमने गुणनखंड विधि से तो हमने पढ़ लिया। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम की तरह है कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो उसको हल करने के लिए हमें नेक्स्ट सीरीज में हम जब जाओगे लेक्चर 2 पर, वहां पर आपको मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं, बाय बाय।